नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? भाई ठीक ठाक हैं? चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 जो होगा हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म जो चल रहा था रिप्रोड्यूस वाला, उसी चैप्टर का जो है हम लोग बात करेंगे। लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम इसमें देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के बारे में, उसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करेंगे और आपको बता देते हैं कि बेटा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करिए, जिससे हम लोग नए फाउंडेशन बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग हमसे जुड़िए। तो आइए हम लोग बात करने वाले हैं बेटे, जिसका नाम होगा, यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। यानी हम आज बात करेंगे कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, चाहे वो मेल में हो चाहे कि फीमेल में। इससे पहले आपको जानना कि प्यूबर्टी स्टेज क्या होता है, कैसे मेल गैमीट्स कैसे निकलते हैं, मेल्स में कितने उम्र में निकलता है, फीमेल्स में क्या होता है, कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट हियर। सो नाउ यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, इसमें एक छोटा सा टॉपिक रिप्रोडक्शन को तो शुरू ही कर रहे हैं, लेकिन प्यूबर्टी भी आपको समझाते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको जब प्यूबर्टी वाला टॉपिक आपका क्लियर रहेगा तो इससे और बेहतर हो जाएगा आपको समझने में। देखेंगे द पीरियड during adolescence which in which body attain सेक्सुअल मैच्योरिटी। क्या करती है ये? सेक्सुअल मैच्योरिटी। यानी जिस उम्र में हमारी बॉडी क्या करती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर लेती है। अब वो मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा, तो मैच्योरिटी यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। इज कॉल्ड प्यूबर्टी। उसको क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर ले लेंगे इन मेल कितना हो जाएगा भाई? 13 से 14 साल हो जाएगा। एंड इन फीमेल की बात आप करेंगे तो इसमें क्या कर देंगे? इसमें कर देंगे 11 से 12 वर्ष, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। और यहीं पर आप देखेंगे इस अवस्था में एक चीज और होगा, हार्मोनल चेंजेस होंगे, हार्मोनल चेंजेस अकर, ये हो जाएगा। एंड सेकेंडरी कैरेक्टर या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यानी इतनी सारी पोजीशन क्या होगी आपको देखने को मिल सकती हैं, इतने सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो प्यूबर्टी क्या होता है? ड्यूरिंग द एडोलेसेंस इन विच द बॉडी अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी जब बॉडी हमारी अटेन कर लेती है, चाहे मेल में चाहे फीमेल में हो, एज अलग होगा। मेल में देखेंगे 13 से 14 साल में हो जाता है, फीमेल में देखेंगे 11 से 12 साल में। इसी अवस्था में क्या होता है? एडोलेसेंस में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसी में हमारे शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होगा, जैसे दाढ़ी मूछ खाना, ठीक है ना। ऐसे तमाम आवाज का क्या होना, चेंज हो जाना, एडम एपल्स का जो है इंक्रीमेंट होना, ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी इन द केस ऑफ द प्यूबर्टी अवस्था। अब हम बात करेंगे इसमें किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। सबसे पहले बता देंगे यहाँ पर, इट कंसिस्ट पेयर ऑफ, इसमें पेयर में कुछ चीजें पाई जाती हैं, उसका नाम लेंगे पेयर ऑफ, क्या हो जाएगा? टेस्टिस हो जाएगा। फिर लिखेंगे क्या? इपीडाइडिमिस हो जाएगा। इसमें ये सब पेयर में होंगे। पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया हो जाएगा, या सिंगल में इसको क्या बोल सकते हैं? वास डिफरेंस, ठीक है ना, वास डिफरेंस।
तो यानी हम कह सकते हैं वासा डिफरेंसिया, अब सिंगुलर वर्ड में बोलेंगे वास डिफरेंस कह देंगे। एक पेयर में टेस्टिस होगा, उसी पेयर में हमारा वास डिफरेंस भी होगा। अब इसमें एक चीज और इसमें देख लेंगे, कामा लगा कर लिख सकते हैं क्या, यूरेथ्रा, पेनिस, एंड लिख देंगे यहाँ पे क्या भाई, एंड लिख देंगे। कुछ इसमें आपको मिलेंगे क्या, एक्सेसरी, एक्सेसरी, एक्सेसरी ग्लैंड्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हम लोग यहाँ पर किस तरह से बात करेंगे। एक्सेसरी ग्लैंड हो गया हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ देखेंगे, एक एक की बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, यहाँ पर करेंगे टेस्टिस की बात करेंगे, टेस्टिस की बात करेंगे यहाँ पर, और उसके बारे में देखेंगे यहाँ पर कि टेस्टिस क्या होता है। तो लिख लेंगे इसमें बेटा, इट इसको हमने क्या कह दिया, इट्स मेल गोनेड, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, इट्स कॉल्ड मेल गोनेड होता है, इसको मेल्स गोनेड कहते हैं। पेयर में ये पाए जाते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम इसमें बता सकते हैं, पेयर्ड के बाद में कर देंगे कि ये हमारा क्या होता है, टेस्टिस हमेशा ध्यान दीजिएगा पेयर होता है, जिस पाउच में होता है उसको स्क्रोटम कहते हैं। उसका टेम्परेचर 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है देन द बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टेस्टिस का कम होता है। इस वजह से उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होना काफी इजी होता है, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन करना है तो टेम्परेचर बॉडी से कम होना चाहिए, इसीलिए ये एब्डोमिनल पोजीशन पर होते हैं, बाहर होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर स्क्रोटम, in scrotum which have 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर is less than कहां पर, देन बॉडी, ठीक है ना। फिर लिख देंगे यहां पर each testis have several highly coiled tubules, tubules को क्या कहते हैं, called seminiferous tubules के नाम से जाना जाता है। ना समझ आया कि प्रत्येक टेस्टिस में क्या होता है कि बहुत सारे इसमें क्या होंगे बच्चा, बहुत सारे सेवरल क्वाइल्ड स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिसका नाम क्या हो जाएगा हमारा सेमीफेरस ट्यूब्यूल होता है। अभी मैं फिगर है उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश भी करता हूं यहाँ पर। फिर इसमें लिख लेंगे, लगाएंगे यहाँ पर विच इन्वॉल्व, अब ये सेमीफेरस ट्यूब्यूल करता क्या है, विच इन्वॉल्व्ड इन, किसमें करता है, विच इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है, और यही आगे जाकर के क्या बनाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। चाहो तो यहीं पे लिख दो, डैश करके लिख दीजिए यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है ना, इन टेस्टिस कॉल्ड, क्या नाम पड़ जाता है उसका, जेनेसिस कहते हैं, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो प्रत्येक टेस्टिस हमारा सेवरल हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसका नाम होता है सेमीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। और वह सेमीफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है, स्पर्मेटोजोआ का कहता है फॉर्मेशन करता है, जो कि बाद में स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस, जो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, ठीक है यहाँ तक। अब यहीं पर एक पॉइंट और देखेंगे इपिडेडमिस के बारे में, इपिडेडमिस, ठीक है ना, देखेंगे इसको भाई। क्या होता है ये, एक लॉन्ग ट्यूब होता है, ये भी लॉन्ग ट्यूब होता है, 6 सेंटीमीटर क्या होता है ये होता है, क्या इसमें होता है ये हाईली क्वाइल्ड, इसमें मिलेगा हाईली क्वाइल्ड होता है। अटैच कहां से होगा,
अटैच्ड टू टेस्टिस, कहाँ से भाई, टेस्टिस, एंड पड़ा कहाँ पे रहता है, एंड लाइज विद इन द स्क्रोटल स्क्रोटल सैक में रहता है। इट स्टोर, क्या काम करता है, इट स्टोर स्पर्म, कब तक, टिल बिकम मैच्योर एंड मोटाइल। फिर लिखेंगे प्रोवाइड एज ए पैसेज, एक रास्ता देता है, किस लिए, पैसेज फॉर दियर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द टेस्टिस। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि एपिडिडमिस क्या होता है। लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग ट्यूब 6 सेंटीमीटर का है, हाईली क्वाइल्ड होते हैं, गुथे रहते हैं ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में। अटैच कहाँ होता है, एक तो टेस्टिस से रहेगा एक इन, और बड़ा कहाँ पे रहेगा, उसी टेस्टिस के अंदर जो स्क्रोटल हमारा सैक होता है उसी के अंदर फैले रहते हैं इससे, ठीक है ना। काम क्या है, स्पर्म को स्टोर करते हैं। ये जब तक स्टोर करेगा जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, जब तक वो मोटाइल ना हो, यानी मोटाइल मतलब चलने योग्य ना हो, ये अपने आप मूव करे उसमें, क्योंकि उसमें स्पर्म में टेल पाया जाता है, आपको पता होगा टेल होता है, हेड होता है, मिडिल पार्ट होता है। और मिडिल पार्ट में भी आपको बताता हूँ क्या क्या चीज पाया जाता है, कौन सा न्यूट्रिशन कहाँ से स्पर्म पाता है, एवरीथिंग आई विल टेल यू। यहाँ पर देखें, बिकम द मैच्योर एंड मोटाइल, प्रोवाइड एज अ पैसेज फॉर देयर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द टेस्टिस। और टेस्टिस से निकलने के लिए यह एक प्रकार से क्या करता है, पैसेज, एक रास्ता कहीं ना कहीं होता है जो बताता है, ठीक है ना। अब इसमें एक और देख लेंगे, इसी में वास डिफरेंस, क्या नाम हो जाएगा, वास डिफरेंस, या इसका नाम एक और कह सकते हैं आप, स्पर्म डक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। डैश का किसमें लाइन लिख लेंगे, इट ज्वाइन द, कहां से भाई, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल, कहां तक, टू फॉर्म द इजेकुलेटरी डक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इजेकुलेटरी डक्ट, एंड प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है ये, एंड प्रोवाइड एज ए पैसेज, ये भी एक रास्ता देता है, किसके लिए, पैसेज किसके लिए, फॉर दियर कहाँ पे, इजेकुलेटरी डक्ट, सॉरी यहाँ पर इजेकुलेटरी डक्ट, यहाँ कर दीजिए विच ओपन, क्या कर देंगे, विच ओपन बता दीजिए, इसमें रुक जाइए थोड़ा सा बता दीजिए। यही इजेकुलेटरी डक्ट क्या करता है, स्पर्म को इजेकुलेट करता है, बाहर निकालता है। विच ओपन कर लीजिए, विच ओपन, कहां पे ओपन करेगा भाई, विच ओपन टू द यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा आप देखेंगे तो यूरेथ्रा में बता देंगे, इसको करिए, अब आगे इसमें देखिए इतना हो गया। अब यूरेथ्रा की बात करेंगे। यूरेथ्रा क्या होता है बेटा, 15 से 20 सेंटीमीटर लेंथ होता है, विच इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ सीमेन एंड यूरिन, यानी ये कॉमन पैसेज है किसके लिए, सीमेन के लिए और यूरिन के लिए। क्लियर बात यहाँ तक। पेनिस देखेंगे, एक कपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कि सिलेंड्रिकल होता है एंड मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है कि इसको स्पर्म को टू द वेजाइना तक। फिर देखेंगे एक्सेसरी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो मतलब कह सकते हैं कि उसमें इस मेन पार्ट्स के अलावा जो होते हैं उसको एक्सेसरी ग्लैंड कहते हैं। जैसे सेमिनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं और इसमें कॉपर्स ग्लैंड होते हैं, 3 होते हैं। सेमिनल वेसाइकल देख लेंगे, इट इज स्टोर एंड सिक्रीट फ्लूइड दैट मेक द एक्टिव ट्रांसफर टू द स्पर्म। कह सकते हैं कि इसका काम होता है सेमिनल वेसाइकल का कि स्पर्म को क्या करना है, स्टोर करना, और सिक्रीट क्या करता है, फ्लूइड को सिक्रीट करता है, जिससे क्या हो जाता है, दैट मेक द एक्टिव टू स्पर्म। स्पर्म को एक्टिव करने के लिए, कुछ फ्लूइड को सिक्रीट करने के लिए जिम्मेदारी किसके पास है, सेमिनल वेसाइकल के पास है, जिसके पास क्या स्टोर है, स्पर्म। प्रोस्टेट ग्लैंड देखेंगे, इट सिक्रीट द एल्कलाइन
ये कौन सा मीडियम देता है? एल्कलाइन मीडियम देता है, एल्कलाइन फ्लूइड सेक्रेट करता है, विच इज क्या करता है? डिस्चार्ज इनटू द यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा में क्या करता है? एल्कलाइन फ्लूइड होता है, उसको क्या करता है? डिस्चार्ज करने का काम करता है। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। फिर देखेंगे कॉपर्स ग्लैंड आ गया। कॉपर्स ग्लैंड का काम क्या? इट्स सिक्रीट द विच वाइट विस्कस, एक सफेद कलर का विस्कस सिक्रीट करता है कॉपर्स ग्लैंड, जो कि क्या होता है? एक एल्कलाइन सिक्रीशन करता है, जैसे म्यूकस, लाइक म्यूकस, विच एक्ट एज द लुब्रिकेट, जो कहीं ना कहीं लुब्रिकेट कर देता है, यानी कि आसान बना देता है रास्ता जाने के लिए, ठीक ना। तो लुब्रिकेट करने का काम कौन करता है? कॉपर्स ग्लैंड करता है। नोट लिखा मैंने, द स्पर्मेटोजोआ आर द माइन्यूट गैमीट। एक स्पर्मेटोजोआ पूछा जाए क्या, तो कहिए बहुत ही हल्का पतला माइन्यूट गैमीट होता है, प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। कहां से निकलता है? टेस्टिस से निकलता है। एंड इज इन मेल में, विच इज द इमोटाइल। क्या होता है वो? उसमें इमोटाइल होता है, यानी चल नहीं सकता है। व्हेन स्टोर्ड इन द एपिडिडमिस, जब एपिडिडमिस में स्पर्म समारा होता है उस समय क्या होता है? इमोटाइल होता है। लेकिन जैसे ही ये गेट एक्टिवेट, कब एक्टिवेट हो जाता है? कब मोटाइल हो जाता है? बाय द सिक्रीशन फ्रॉम द एक्सेसरी ग्लैंड, यानी ये सारे जब एक्सेसरी ग्लैंड सिक्रीट होते हैं तो जो हमारा स्पर्म इमोटाइल था, जो इनएक्टिव था, वो क्या हो जाता है? अब एक्टिव हो जाता है और मोटाइल हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये तीनों हमारे जो एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं स्पर्म को मोटाइल और एक्टिवेट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्लियर है? मैंने यहाँ पर स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो सारे स्ट्रक्चर इससे यहाँ पर बना है। ये हेड ऑफ एपिडिडमिस का है। यहाँ पर देखेंगे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है, इसके अंदर जो टेस्टिस में आप देखेंगे तो क्या भरा हुआ है? बहुत सारे छोटे छोटे चेम्बर्स भरे हैं, जिसका नाम क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे ये जो होता है, यहाँ से पूरा का पूरा ये जुड़ा होता है, यानी टेस्टिस का जो ब्रांच है ये जुड़ा है किसके साथ? कहीं ना कहीं जुड़ा है हमारा वास डिफरेंस के साथ, ठीक है ना। तो ये हमारा हेड एपिडिडमिस का है। यहाँ पर बीच में नीचे आएंगे तो ये बेस हो जाता है एपिडिडमिस का, और ये जहां से दोनों जुड़े होते हैं एपिडिडमिस और टेस्टिस का ये ब्रांच जो होता है जुड़ा है, उसको क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंशिया कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि जो ये हमारा बेस होता है एपिडिडमिस का, इसी से एक कैनाल टाइप का स्ट्रक्चर और निकलती है, इसका नाम क्या? वास डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर हमने टेस्टिस का इंटरनली बना दिया यहाँ पर। और स्पर्म को आप देखेंगे तो स्पर्म का एक स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा है? हेड होगा, बीच में मिडिल पार्ट होगा और लास्ट में कौन सा है? टेल वाला पार्ट होता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो तीनों पार्ट्स का यहाँ पर मैंने जिक्र किया है। हेड है, ठीक है ना। उसके बाद में आप बता देंगे ये नेक वाला भाग है, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? मिडिल पार्ट दूसरा हो जाएगा। और जो सबसे कॉर्नर पे होगा इसको क्या बोलते हैं? टेल कहते हैं। बीच में जो मिडिल पार्ट होता है यहाँ पर माइटोकांड्रिया पाया जाता है। अब सोचिए माइटोकांड्रिया क्यों पाया गया है? तो माइटोकांड्रिया का काम होता है कि क्या प्रोवाइड करना? न्यूट्रिशन देना, जिससे हमारा स्पर्म क्या हो सके? मूव कर सके, एनर्जी पा करके मूवेबल कर सके, और जब जाकर के इम्प्लांटेट करते हैं, फ्यूज करते हैं किसके साथ? एग के साथ। तो इतना भाग सारा का सारा क्या होता है? बाहर निकल जाता है, टेल बाहर हो जाएगा। ये माइटोकांड्रिया क्या देगा? एनर्जी देगा, जिससे ये स्पर्म का न्यूक्लियस क्या करेगा? एग के पास क्या करेगा? यहाँ पर जाकर के इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे? यहाँ से फ्यूज कर लेंगे, और इस प्रकार से हमारा जाइगोट बन जाता है। और ये सारे के सारे भाग क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो इसका काम ही हो जाता है। इतना हो गया, इसमें सार लीजिए दिल से। चलिए अब इसमें देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें भी देखेंगे। ओविडक्ट होगा, फेलोपियन ट्यूब होगा, ओवरीज होगा, ये तमाम चीजें जो इसमें जुड़ते चली जाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको आप नोट भी लिख करेंगे इसमें, ताकि आपका कंप्लीट हो जाए नोट। देखेंगे इट कंटेन, क्या कंटेन होता है भाई? ओवरीज। क्या होता है इसमें? ओवरीज होता है। उसके बाद में इसमें बता देंगे क्या? फेलोपियन ट्यूब। इसका एक नाम फेलोपियन ट्यूब का और होता है, ओविडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवी डक्ट के रूप में जाना जाता है। ये जितने भी होते हैं सब कैसे होते हैं भाई? ये पेयर में होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर देखेंगे यूटेरस है, वेजाइना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और कुछ इसमें एक्सटर्नल क्या होते हैं? ये जेनाइटेलिया, जेनाइटेलिया, ये सब चीजें क्या होती हैं भी यहाँ पर पाई जाती हैं, लेकिन इसका कोई भी शेप नहीं होता है। ओवरीज में आप देखेंगे
तो ओवरीज में आप बता देंगे कैसे होते हैं बेटा ये, तो इसमें बता देंगे कि ये हमारा कैसा होता है, आलमंड शेप का होता है, आलमंड शेप्ड होता है। ईच ओवरी क्या करता है, प्रत्येक ओवरी, ईच ओवरी अटैच्ड, ईच ओवरी अटैच टू द, किसके साथ, टू द यूटेरस, किसके साथ, यूटेरस, ठीक है ना। फिर लिख देंगे ओवरी प्रोड्यूस क्या करता है भाई, ओवरी प्रोड्यूस ओवा, क्या बनाता है ये, ओवा या ओम कहा जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है। एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, क्या नाम हो जाएगा भाई इसका, ऑएस्ट्रोजन कहते हैं, ठीक है ना। और एक और हो सकता है एंड प्रोजेस्टेरॉन। इतनी बात समझ आई है। प्रोजेस्टेरॉन और ऑएस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन्स होते हैं कौन सिक्रीट करता है, ये फीमेल में होता है, जो कि फीमेल में ओवरी के द्वारा होता है। तो ओवरी क्या काम कर रही है, ओवा को सिक्रीट कर रही है, साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है तो उसको क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, ठीक है ना। एक पॉइंट और लिखेंगे, द प्रोसेस, सुनते रहिए लिखते भी रहिएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग इन ओवरी कॉल्ड, क्या बोलते हैं, ओ जेनेसिस कहते हैं। तो कई बार पूछा जाता है ओ जेनेसिस क्या है, तो और फॉर्मेशन किसका हो जाए, ओवा का हो जाए, यानी फॉर्मेशन ऑफ एग यानी ओम का, ठीक है ना। ये बनता है कहाँ पे, ओवरी में बनता है, दैट इज कॉल्ड द ओ जेनेसिस के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे भाई फेलोपियन ट्यूब में भी देख लीजिए, फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम अभी मैंने आपको बताया क्या था, ओविडक्ट था। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऐसे एक स्ट्रक्चर जैसे मैं बता देता हूँ नॉर्मली, उसे जानने के लिए सुन लीजिए। ये यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रहता है और यहीं पर हमारी क्या होती है, दोनों ओवरीज होती हैं और ये बीच वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, ये फेलोपियन ट्यूब कहलाता है। इसी फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है बेटा, जनरली हम आपको फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं, ये हमारा होता है ओवरी, यहाँ ओवरी से क्या निकलता है, एग निकलता है, ये ऊपर जाता है, आस्पर्म यहाँ से नीचे से आ ही रहा है। तो ये जो होता है आस्पर्म और एग, ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, तो ये फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, ओविडक्ट में मिलते हैं, ठीक है ना। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, ओवरी से अटैच रहते हैं, ठीक है ना। इसके यूटेरस के भाग कई सारे होते हैं, उसको भी यहाँ जानने का अवसर क्लास 12 में आप आसानी से और अच्छे फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये समझिएगा फेलोपियन ट्यूब कहाँ होता है, तो ये देख रहे हैं सेरेविक्स के ऊपर जैसे बढ़ेंगे ऊपर, तो ये हमारा बीच वाला जो एक एम्पुलर टाइप का स्ट्रक्चर आपको फिगर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्या, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। तो इसी के बारे में दो चार पॉइंट देख लीजिए, ले लेंगे यहाँ पे क्या, ओविड, हाँ इसमें लिखेंगे ये कैसे होते हैं भाई, पीरियड में होते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर क्या होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं। फिर देख लेंगे इसमें कैसा लग रहा है, फनल शेप्ड लग रहा है ना, तो फनल शेप्ड होता है एट वन एंड, एट वन एंड, ठीक है ना। एंड ओवर द ओवरीज विथ, कहां से, विथ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक इसको स्ट्रक्चर्स कहिए या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जब आता है यहाँ से, यहाँ पर इसे फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन बन जाता है, क्या बन जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विच ओपन इनटू, कहां पे खुलेगा जाकर के, विच ओपन इनटू यूटेरस एट अदर एंड। एक इंड हमारा जुड़ा किसके साथ होता है, एक इंड पर आपने देख लिया कि किस तरह से फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है और दूसरे पर ओवर द ओवरीज में होता है, और दूसरे पे आप देखेंगे फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन होता है जो कि कहां पे ओपन होता है, इनटू द यूटेरस पर होता है। तो दोनों इंड पर कुछ ना कुछ काम इसमें हो रहे हैं, ये चीज यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ठीक है ना। अब इसमें तीसरा भी बता दीजिए, यहाँ पर क्या, यूटेरस क्या काम करता है, ये भी देख लेंगे। तो लिख देंगे ये पियर शब्द, नाशपाती, पियर शेप्ड होते हैं। फिर लेंगे मस्कुलर होते हैं, ये भाई मस्कुलर होते हैं, थिक वॉल्ड होता है ये भी बताइए इसमें।
कामा लगाएंगे, कितना होता है भाई 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, और साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर ये ब्रॉड चौड़ा कह सकते हैं इसको, और 2.5 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। तो इतना काम हो जाएगा इसका। अब चौथा देख लेंगे वेजाइना। ये वेजाइना यानी कह सकते हैं इसी के माध्यम से स्पर्म क्या होता है फीमेल के शरीर में एंट्री करता है ना, ये ना, ये सेरेविक्स यहाँ पर वेजाइना, ये सेरेविक्स के माध्यम से होता हुआ कहाँ पर पहुंच जाएगा, फेलोपियन ट्यूब पर पहुंच जाएगा। तो वही चीज लिखा वेजाइना पे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 7 to 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा लेंथ होगा, इन विच स्पर्म इंटर ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन इंटरकोर्स के दौरान क्या करेगा वो निकल जाएगा, ठीक है ना। एक और लिख लेंगे, ये करता है सर्व करता है किस चीज को, सर्व बर्थ कैनाल। फिर लिख लेंगे यूटेराइन सिक्रीशन एंड ये काम और कर सकता है, ये क्या करवाता है, जब मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान मेंस्ट्रुएशन को क्या करता है, ये फ्लो करने में मदद करता है। यानी हम कह सकते हैं कि वेजाइना का काम क्या होता है बेटा, तो बता देंगे कि स्पर्म एंट्री करता है इसी के माध्यम से, फिर बता देंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म एंट्री करता है, ठीक है ना। फिर लिख देंगे यहाँ पर सर्व करता है बर्थ कैनाल में, जन्म बच्चे को देना होता तो भी ये मदद कर रहा है। साथ ही साथ देखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि शरीर के अंदर अनफर्टिलाइज जो एग होते हैं उसको भी कहीं ना कहीं क्या करता है निकालने में मदद करता है। समझ में आ गया तुम्हारा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। चलिए हमने दे दिया मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखिए जो प्यूबर्टी की अवस्था जो होती है फीमेल में 12 से 13 साल मैंने आपको बताया था, वहां प्यूबर्टी से लेकर के मीनोपॉज तक, यानी जहां पर कह सकते हैं कि फीमेल्स में क्या कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब तक कि बंद ना हो जाए, ठीक है ना, तो मीनोपॉज है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, ये मिनार्ची कहलाता है। तो मिनार्ची स्टार्टिंग है, मीनोपॉज उसके बंद की अवस्था, यानी 45 से 50 साल में बंद हो जाता है, और 12 से 13 साल की उम्र में क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, यानी कह सकते हैं कि उसके अंदर एग अंडे बनना शुरू हो जाते हैं। तो बनने से लेकर खत्म होने यानी मीनोपॉज की पोजीशन तक के बीच में फीमेल में क्या होता है, एक रेगुलर इवेंट्स होता है जिसमें कुछ फ्लो होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल फ्लो हो रहा है, यानी कुछ फ्लोइंग जो इवेंट्स हो रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जाना जाता है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्पेशली आप जानते हैं कि इसको क्या होता है, जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं फीमेल के शरीर में जो फ्यूज नहीं होते हैं वही बाहर होते हैं, प्रत्येक 28 महीने के 28 डेज में क्या होते हैं निकलते रहते हैं, और फिर हम कह सकते हैं 3 से 5 डेज में क्या होते हैं निकलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अनफर्टिलाइज एग होता है, और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है तब हम समझ जाते हैं फीमेल गेट द प्रेग्नेंट, यानी प्रेगनेंसी जब हो जाती है तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है क्लोज हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म होता है तो कह सकते हैं कि फिर से एग बनना तभी शुरू होता है, लगभग 13 से 14 दिन बाद शुरू हो जाता है। तो यानी 13 से 14 दिन पर अगेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल कह सकते हैं कि उसके अंदर जो अंडे होते हैं बनना शुरू हो जाते हैं। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं कितने दिन का होता है, 13 से 14 दिन का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट में लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेंगे, इन प्यूबर्टी टू कहां पर, मेनोपॉज ए कह सकते हैं रेगुलर मंथली इवेंट्स आर फाउंड इन फीमेल क्या कहते हैं कॉल्ड, उसी का नाम हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में उसको जाना जाता है। ब्रैकेट में चाहिए तो लिख सकते हैं अनफर्टिलाइज एग होते हैं। अब सोचिए अगर ये एग फ्यूज हो गए होते तो जायगोट बन गया यानी प्रेग्नेंट हो गई। तो जब वो प्रेगनेंसी की अवस्था में हो जाती है यानी अनफर्टिलाइज एग क्या होते हैं, ये फर्टिलाइज हो गए होते हैं, लेकिन जब वो एग फ्यूज नहीं किया यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था तभी तो अभी अनफर्टिलाइज है।
अब ये हर महीने क्या होते हैं, हर महीने मंथली टू सीक्वेंस माध्यम से कभी निकलते रहते हैं। तो इसी को किसके माध्यम में पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे इसमें देख लेंगे, दूसरा पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पर, ड्यूरिंग दिस साइकिल and during this cycle and ovum is क्या होता है, is matured and कह सकते हैं released once every 28 डेज पर होते हैं, इन ए कह सकते हैं कहाँ पे, in which cellular lining of uterus, कहाँ पे, यूटेरस, with blood flow continues for 3-4 days, 3 से लेकर के 4 दिन तक क्या होता है, ब्लडिंग होती रहती है। ये रिपीट करता है कब, वो एवरी 28 डेज पर। अभी मैंने आपको सब बताया है ना, पूरी बात वही चीजें हैं। फिर देख लेंगे इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे, तीसरा ग्रेफियन फॉलिकल कह सकते हैं इज ए फाइनल स्टेज इन द maturation of an ova या ओवम इनसाइड, कहां पर भाई, इनसाइड कह सकते हैं ओवरी में क्या होता है, ये होते हैं which secrete हार्मोन्स का नाम अभी मैंने बताया था, ऑएस्ट्रोजन, ठीक है ना। और ये ऑएस्ट्रोजन कब निकलता है, यानी कह सकते हैं ग्रेफियन फॉलिकल जो बनता है, जो कि कह सकते हैं फाइनल स्टेज होता है कि हाँ अब हमारा जो ओवम होगा वो मेच्योर हो चुका है। तो मेच्योर होना ओवम का इस बात का संकेत है कि यहाँ पर क्या बनेगा, ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा, और कहाँ पे बन रहा है, इनसाइड द ओवरी में बनेगा। और यही हमारा क्या करेगा, विच सीक्रेट, और उसी के माध्यम से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, ऑएस्ट्रोजन निकलता है। और ये ऑएस्ट्रोजन किस में हेल्प करेगा, तो चाहिए तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, यहाँ पर हेल्प इन ग्रो एंड डेवलप ए कर दीजिए, डेवलप ए डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, ऑफ यूटेरस लाइनिंग, यानी यूटेरस के लाइनिंग में क्या होगा, ब्लड वेसल्स का क्या होगा, एक डेंस नेटवर्क बन जाता है, उसमें ये लोग ऑएस्ट्रोजन लोग क्या करते हैं, मदद करने का काम करते हैं। समझ में आ गया। एक पॉइंट और चाहिए तो चौथा लिख लीजिए, 12 से 13 दिन, 12 to 13 days आफ्टर ovulation take place after रप्चरिंग कर लीजिए, या आफ्टर रप्चर करिए, आफ्टर रप्चर्स ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स, यानी हम ये कह सकते हैं जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है ये रप्चर भी होता है। तो होता क्या है, ये 12 से 13 दिन बाद, 12 to 13 डेज आफ्टर द ओवल्यूशन टेक प्लेस, जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, ये ओवल्यूशन 12 से 13 डे बाद आफ्टर क्या होता है, ओवल्यूशन टेक प्लेस तभी होता है, जब रप्चर, आफ्टर रप्चरिंग, यानी जब तक कि रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल होगा नहीं, जब रप्चर हो गया तो जाहिर सी बात है कि ओवल्यूशन अब शुरू होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। 12 से 13 दिन जब बीत जाता है तब ओवल्यूशन होगा। जैसे फीमेल में मान लीजिए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया है, अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया है तो यानी हम कह सकते हैं 10 से 12 दिन तक उसके शरीर में अभी जो ओवल्यूशन होगा वो बंद हो जाता है। समझ में आया, वो क्यों, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल जब रप्चर हुआ था उसके 12 से 13 दिन बाद कहीं ना कहीं अब क्या शुरू हो जाएगा, ओवल्यूशन शुरू हो जाएगा। तो यानी 12 से 13 दिन लग जाता है उसको फिर से ओवा सीक्रेट करने में। तो वही चीज मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको क्या किया है बता के लिख दिया है। एक पॉइंट है तो और लिख लीजिए, क्लियर कर लीजिए इसको, रप्चर्ड सेल फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम, ठीक है ना, विच
secrete which secrete हार्मोन्स, विच सीक्रेट हार्मोन्स, उस हार्मोन्स का नाम क्या हो जाएगा भाई? प्रोजेस्टेरॉन। यानी देखिए यहां पर क्या निकला था? ऑस्ट्रोजन। मदद क्या था आपको बता दें, किसने हेल्प किया था? ग्रोइंग करता था, डेवलप करता था, एक नेटवर्क लाइक ब्लड वेसल बनाता था यूटेरस के लाइनिंग सेल वॉल पर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे रप्चर करेगा तो रप्चर जो हुई थी सेल किसकी? ग्रेफिन फॉलिक्यूल की, वही रप्चर्ड सेल क्या बनाती हैं? फॉर्म एक कार्पस ल्यूटियम, एक कार्पस ल्यूटियम बनाती हैं। और वही कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट कर रहा है भाई? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट कर रहा है। अब लिखना चाहो तो लिख लो, ये भी किसमें मदद करता है? लिख लो चाहो तो यहाँ पर हेल्प इन मेंटेन एंड थिकनिंग ऑफ, क्या करता है? थिकनिंग ऑफ यूटेरस, यानी यूटेरस की थिकनिंग फिर से वो क्या करता है? बना देता है। और दूसरी चीज मदद किसमें करता है? मेंटेन करता है। पूरे के पूरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो प्रोसेस हो रहे हैं उसको मेंटेन करता है, साथ ही साथ यूटेरस की वॉल को थिक करने में मदद करता है, ठीक है ना। और यहां पर एक पॉइंट और लिख लेंगे, रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी, ओवरी से ओवा का रिलीज होना इस कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? ओव्यूलेशन। तो ये बात तो समझ में आ गई, ओव्यूलेशन किसे कहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली क्या होता है? स्टार्ट कहाँ पे? 14 डेज एंड 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन एंड लास्ट कहाँ पे भाई? लास्ट 3 to 5 डेज। यानी हम कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल यूजुअली स्टार्ट कब होता है? 14 दिन बाद। जब एक बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया है, अब उसके 14 दिन बाद कहीं क्या होगा? फिर से ओवा बनना शुरू करेगा, एवोल्यूशन शुरू हो जाएगा आफ्टर द एवोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये बात हो गई है। तो मैंने लिखा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल यूजुअली स्टार्ट आफ्टर 14 डेज आफ्टर द एवोल्यूशन एंड लास्ट, कब तक वो चलता रहेगा? 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा था, बस खत्म करता हूँ इसको। चलिए भाई, इसमें कुछ नोट्स हमने लिख दिया है, देख लीजिए। लिखा है डेवलपिंग एम्ब्रियो अटैच टू द यूटेरस। यूटेरस से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है किसी से जुड़ा होता है, उसका नाम क्या होता है? प्लेसेंटा क्या होता है। तो प्लेसेंटा क्या काम करता है? उस फिटस को या यूटेरस का कह सकते हैं, माँ के मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार से न्यूट्रिशन देने का काम करता है, कि इसको उस एम्ब्रियो को जो पल रहा है माँ के गर्भ में, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा है अम्बिलिकल कॉर्ड एक होता है, एक नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि बहुत ही टफ होता है, स्टफ स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है? ये सर्व करता है, किसको सर्व करता है? ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन, यानी हम कहते हैं ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन को किसके किसके बीच में? फीटस, जो माँ के पेट में बच्चा पल रहा है उसके बीच में, और यूटेराइन वॉल यानी माँ का जो यूटेरस है, इन दोनों के बीच में जो एक प्रकार से जो कह सकते हैं ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन करने की जिम्मेदारी मिली है, उस किसके पास है? अम्बिलिकल कॉर्ड के पास होता है, ठीक ना। फर्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह तक क्या होता है कि जो डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है ये किसी एक चीज में इनक्लोज्ड होता है, एक सैक होता है उसमें इनक्लोज्ड होता है। इन ए सैक, उस सैक का नाम क्या होता है? एमनिनो। और वह किससे भरा होता है? तो जिसमें अंदर एक लिक्विड भरा होता है उसका नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। और वह एमनियोटिक फ्लूइड कहीं ना कहीं उस एम्ब्रियो को बचाता है, किससे? शॉक एब्जॉर्बर होता है। एम्ब्रियो को कोई झटका, माँ के पेट में कोई झटका चोट लगा कहीं से, तो वह जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होगा उस शॉक्स को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, एम्ब्रियो को बचा लेगा। तो इसका काम ये होता है। क्लियर है बात यहां तक? नोट लिखा मैंने एक स्टडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये लिखना जान लीजिएगा। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, जैसे स्पेशली मैंने लिख दिया है गोनेरिया और सिफाइलिस, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो जाएगा, और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी ये जो होते हैं, एड्स किसी व्यक्ति को होता है तो HIV नामक वायरस के द्वारा हो जाता है, जिसका नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। ये कैसे होता है? वायरस के द्वारा होता है। तो कहीं ना कहीं इसी को हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, जो सेक्स के द्वारा कह सकते हैं, जो ट्रांसमिट होता है, यानी कि सेक्सुअल माध्यम से एंट्री करता है ह्यूमंस बॉडी में, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज व्हिच आर स्पेशली caused by the bacterial or the virus. Bacterial, if you are talking about, that is the gonorrhea, and the syphilis, that is the bacterial disease, and the AIDS is caused by the virus.
So in this way, we can say that this chapter has been closed from my side, students. So please, you have to just take patience. Your exam is coming soon, and you have to revise all the chapter in the basically. And definitely, I can say that if you will take my class proper, then you will get good marks in your exam. There is no doubt about it. बट आप प्रॉपर रूप से जितना भी क्लासेस अभी तक मैंने पढ़ाया है, आप उसको बेहतर तरीके से अगर एक बार रिवाइज, दो बार रिवाइज कर लेंगे, तो निश्चित रूप से मैं आपसे बता सकता हूँ कि आपको बेहतर करने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है ना? तो इतना बेहतर हमने 3 लेक्चर में ये चैप्टर आपका खत्म कर दिया, हाउ टू ऑर्गेनिज्म वाला। अब इसमें एक चैप्टर बेटा हमारा बच रहा है हेरिडिटी एवोल्यूशन वाला, जिसमें हेरिडिटी पार्ट है हमारा। हेरिडिटी के विषय में हम लोग एक लेक्चर देखेंगे, और उस लेक्चर में लगभग हम एक लेक्चर में पूरा आपका हेरिडिटी समाप्त कर देंगे, जिसमें हम लोग मेंडल्स के नियम्स पढ़ लेंगे, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है ये पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग डोमिनेंट रिसेसिव जो भी इसमें टर्मिनोलॉजी आते हैं उसके बारे में हम एक दिन जानेंगे, और एक लेक्चर में चैप्टर खत्म कर देंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इतने कम समय में आप लोगों के लिए हमने क्या किया, जितने भी इंपॉर्टेंस वेटेस्ट चैप्टर बोर्ड में आने की पूरे चांसेस हैं, उसको हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से किया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा, और आप लोग कोऑपरेट करेंगे। आप लोग बेटा जल्दी से जल्दी 1K तक ले चलिए हम लोगों को, जिससे हम लोग फाउंडेशन बेस शुरू करने वाले हैं आने वाले समय में बहुत ही जल्दी, और उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बेसिक आपको मिलेगा वहाँ से, बिल्कुल कह सकते हैं NCERT बेस्ड होगा, सब चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होगी, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होगा, जिससे आप उसी को पढ़ करके किसी एग्जाम को क्रैक करने की अपने अंदर हिम्मत आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इतना आप लोग करेंगे, और बहुत ही जल्द जान लीजिए कि हम लोग एक नंबर भी लॉन्च करेंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, जिससे आप लोग जुड़ सकेंगे हमसे। और तब तक के लिए आप लोग उसको रिवाइज करिए, पढ़िए, और हम मिलते हैं किसी नए क्लास में। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।